Assalamu alaikum dear students. This is me Benjamin Chauhan and I am here to teach you biology. In today's lecture we are going to discuss mechanism of hormone action, and our learning objective is to describe the general mechanism of hormone action. तो आज जो हम हार्मोन एक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आज के लेक्चर पढ़ने के बाद हम सब इस काबिल हो जाएंगे कि हम जनरल मैकेनिज्म जो अब हार्मोन एक्शन है उसको आसानी के साथ डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें नेचर ऑफ हार्मोन को समझना होगा। अगर हम नेचर ऑफ हार्मोन अच्छे से समझ लें तो हमें मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम नेचर ऑफ हार्मोन की बात करें तो यहाँ पर नेचर ऑफ हार्मोन से मुराद ये हार्मोन किस चीज़ के बने हुए हैं, इनकी नेचर क्या है, क्या वो हार्मोन प्रोटीन के बने हुए हैं, क्या वो हार्मोन लिपिड या स्टेरॉइड के बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा हार्मोन को हमने जनरली दो कैटेगरी में यहाँ डिवाइड किया है ताकि हम मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन समझ पाएँ। तो हमारे पास एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स, और हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है उसको हम कहते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। अब पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन जो है इसकी नेचर स्टेरॉइड हार्मोन से डिफरेंट है, तभी इनका जो काम करने का तरीका है वो भी डिफरेंट होगा। पेप्टाइड हार्मोन्स जो हमारे पास पाए जाते हैं उनकी अगर हम नेचर देखें तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। पोलर मॉलिक्यूल से मुराद इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगी। और अगर हम स्टेरॉइड हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके ऊपर कोई चार्ज अगर हम देखें तो प्रेजेंट नहीं होगी। तो स्टेरॉइड हार्मोन नॉन पोलर हुए और पेप्टाइड हार्मोन वो है पोलर इन नेचर। और दोनों के दोनों हार्मोन्स जो हैं वो आते कहाँ से, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो किसी ना किसी ग्लैंड से आएंगे और किसी ना किसी टारगेट सेल के पास जाएंगे। अगर हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है तो वो सेल तक जाने के बाद किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर हार्मोन स्टेरॉइड है तो वो टारगेट सेल में किस तरह से अपना फंक्शन दिखाएगा। तो आज के लेक्चर में हम स्पेशली पेप्टाइड हार्मोन का जिक्र करेंगे कि उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फिर हम ये समझेंगे कि स्टेरॉइड हार्मोन का एक्शन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइड हार्मोन को समझने से पहले हमें हमारे लिए दो बातें और जानना ज़रूरी है। नंबर वन बात हमें ये समझनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल जो है जिनकी नेचर जो है वो क्या है, वो पोलर है। पोलर मतलब जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, कोई ना कोई जो है वो क्या है, इसके ऊपर चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज अगर हो। तो जो पोलर मॉलिक्यूल है वो डिजोल्व हमेशा पोलर सॉल्वेंट में होते हैं। जनरली स्पीकिंग अक्सर तौर पे ये होता है कि पोलर मॉलिक्यूल पोलर चीज़ों में डिजोल्व होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये बीकर है या कंटेनर है तो इसके अंदर मैं अगर वाटर रखूँ तो हमें पता है वाटर का जो फार्मूला है वो है H2O। और अगर मैं वाटर का फार्मूला यहाँ पर ड्रा करूँ तो हमारे पास दो हाइड्रोजन होते हैं और वो एक ऑक्सीजन। और हमें पता है इसके ऊपर स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन के ऊपर, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइडली नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो सोडियम क्लोराइड भी पोलर है और वाटर मॉलिक्यूल भी पोलर है। तो फिर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो एज अ सॉल्वेंट है यहाँ पर वो सोडियम क्लोराइड को डिसोसिएट करेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा कि सोडियम जो है सोडियम के आयन को सेपरेट करेगा और क्लोरीन के आयन को सेपरेट करेगा। पानी किस तरह से इसको सेपरेट करता है ये भी समझ लेते हैं। वाटर जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है हाइड्रोजन के ऊपर, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो ये ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, पॉजिटिव सोडियम को अपने साथ अटैच कर लेगा, जबकि क्लोरीन है वो किसके साथ अटैच हो जाएंगे, वो अटैच हो जाएंगे हमारे हाइड्रोजन आयन के पास। बाकी जो क्लोरीन है वो अटैच होंगे पार्सल जो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन आयन उसके साथ। तो कहने का मतलब ये है कि पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर चीज़ों में डिसॉल्व होते हैं, जबकि नॉन पोलर जो चीज़ें होती हैं वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगी, वो पोलर में डिसॉल्व नहीं होगी। जैसे कि ऑयल है, अगर ऑयल को अगर हम नॉन पोलर चीज़ के अंदर डिसॉल्व करें तो ऑयल जो है उसके
मालिक्यूल इंटरमिक्स हो जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो जो ऑयल का ड्रॉप हमने रखा है वो कहाँ गया। अगर इसी ऑयल को, जो कि हमारे पास नॉन पोलर है, इसको अगर हम वाटर के अंदर डिजोल्व करने की कोशिश करें तो वो डिजोल्व नहीं होंगे, उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमें नजर फिर भी आएंगे। तो एक बात हमें समझ में आ रही है कि जो पोलर चीजें हैं वो पोलर चीजों में डिजोल्व होंगी और नॉन पोलर जो चीजें हैं वो नॉन पोलर चीजों में डिजोल्व होंगी। जैसे कि मैंने सोडियम क्लोराइड का मिसाल दिया कि वो पानी के अंदर डिजोल्व हो रहा है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड हमारे पास पोलर जो है चीज है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल पोलर के साथ इंटरमिक्स हो जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डाल कर मिक्स करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि जो सोडियम क्लोराइड हमने डाला है वो कहाँ गया, क्योंकि वो उसके अंदर डिजोल्व हो चुका है। इस तरह से जो ऑयल है नॉन पोलर, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा। अब ये हमने क्यों डिस्कस किया? ये हमने इसलिए डिस्कस किया ताकि हमें मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइड हार्मोन समझ में आए। हमारे पास जो पेप्टाइड हार्मोन है वो भी पोलर मॉलिक्यूल है और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज्यादा होता है। अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल हैं वो नॉन पोलर चीजों में डिजोल्व नहीं होंगे। और अगर हम सेल को देखें तो यहाँ पर एक सेल का मैंने रफली स्ट्रक्चर बनाया है। तो सेल की जो मेम्ब्रेन जो है जनरली फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई है। तो फास्फोलिपिड जो है, लिपिड के जो जहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन बायलेयर मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के जो ये इनर आपको ये जो मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे लिपिड है। तो लिपिड जो है कभी भी प्रोटीन वाले हार्मोन को अंदर नहीं ले सकता। अगर हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, वो नॉन पोलर है और नॉन पोलर के अंदर पोलर चीजें डिसॉल्व नहीं हो सकती। अभी अभी हमने ये पढ़ा है कि पोलर चीजों में डिसॉल्व होंगी और नॉन पोलर के अंदर चीजें डिसॉल्व होती हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइड हार्मोन एक्शन। ये समझने से पहले फिर एक और मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया है, इसको जरा देखते हैं। ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर पड़े हुए ये हार्मोन, जिसको हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। तो ये अगर हार्मोन जो है इसके पास कोई ना कोई मैसेज होगा, किस तरह से ये हार्मोन ब्लड के जरिए ट्रेवल करके सेल तक आएगा, ये पूरी स्ट्रक्चर सेल की है, और किस तरह सेल के अंदर वो एक्शन परफॉर्म करेगा, ये हमें अभी हम समझना है। तो हार्मोन के पास इंफॉर्मेशन होती है और हार्मोन सीक्रेट होते हैं किसी ना किसी ग्लैंड से। सपोज यहाँ पर कोई ग्लैंड है, इस ग्लैंड ने हार्मोन बनाया और हार्मोन बनाने के बाद वो डायरेक्ट वो हार्मोन ब्लड के अंदर डिफ्यूज हुआ। तो डिफ्यूज होने के बाद जब ये टारगेट ऑर्गन यानी कि टारगेट सेल के पास जाएंगे तो किस तरह से रोल प्ले करेंगे, एक चीज़ हमें ये समझनी है। ये समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एक जनरल हार्मोन है जो कि पेप्टाइड इन नेचर है। सपोज इसका काम सेल के अंदर जाकर किसी एंजाइम को एक्टिवेट करना है ताकि कोई ना कोई एक्शन हो। एंजाइम दो तरह से काम करेंगे, या वो कोई रिएक्शन स्टार्ट करवाएंगे, कैटाबोलिज्म या एनाबोलिज्म, जो भी रिएक्शन करवा सकते हैं, या फिर किसी ये एंजाइम को इनएक्टिवेट भी कर सकते हैं। एंजाइम को एक्टिवेट करना या एंजाइम को इनएक्टिवेट करना, इसके लिए मैसेज का होना ज़रूरी है। और वो मैसेज कहाँ से आएगा? वो मैसेज आएगा ग्लैंड से। ग्लैंड क्या करेंगे? ग्लैंड वो मैसेज जो देंगे किस फॉर्म में देंगे? वो मैसेज बनाएंगे केमिकल फॉर्म में। जो केमिकल मैसेजेस होते हैं उनको हम कहते हैं हार्मोन। तो यहाँ पर एक हार्मोन है, किस तरह से वो ट्रेवल करके आएगा सेल के पास और किस तरह किसी भी इंसान को एक्टिवेट करेगा या फिर इनएक्टिवेट भी कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक्टिवेट का मिसाल दिया है आपको, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरल पेप्टाइड हार्मोन्स की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि हमारे बॉडी के अंदर तो ट्रिलियंस ऑफ द ट्रिलियन सेल्स हैं और उन सेलों के ऊपर रिसेप्टर्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पर बात समझने की ये है कि हमारे पास ये जो हार्मोन है वो पर्टिकुलर टारगेट सेल तक कैसे पहुंचेंगी, उनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर टारगेट सेल है और वहाँ पर जाकर वो किस तरह से एक्शन परफॉर्म करेंगे। इसका मिसाल बिल्कुल इस एनोलॉजी की तरह है कि अगर हमारे पास एक लॉक हो तो उसको ओपन करने के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर की होगी। जैसे पर्टिकुलर लॉक को ओपन करने के लिए पर्टिकुलर की होती है, इस तरह पर्टिकुलर हार्मोन के लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं। अगर हार्मोन के रिसेप्टर जिस सेल के पास पाए जाएंगे, ये वहाँ उस रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना काम बखूबी अंजाम देंगे। तो जिस तरह से पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर की होती है, इस तरह से पर्टिकुलर हार्मोन के लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं। अच्छा, तो याद रखने की बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि एक हार्मोन जो है वो एक ही किस्म के सेल के ऊपर एक्शन परफॉर्म करें। याद रखना कि एक हार्मोन अगर एक सेल के पास जा रहा है, वहाँ पर उसके रिसेप्टर लगे हुए हैं, तो वहाँ पर वो कोई और एक्शन कर सकता है। और यही हार्मोन अगर किसी और सेल में जाकर
और वहाँ पर अगर उसका रिसेप्टर लगे हुए हैं तो वहाँ पर कोई और एक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि मिसाल दे रहा हूँ आपको कि अगर हमारे पास एक हार्मोन है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। अब इंसुलिन जो है पैंक्रियास से रिलीज होकर अगर हमारे लीवर के सेलों के पास जाता है तो लीवर के सेलों को वो ये मैसेज देगा कि अब वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाए, और यही इंसुलिन अगर पैंक्रियास से निकलकर हमारे एडिपोज सेल के पास जाएगा तो वहाँ पर उसको जो मैसेज जो है वो ये देगा कि यहाँ पर आप ट्राइग्लाइसराइड्स बनाएं। तो ट्राइग्लाइसराइड की जो सिंथेसिस है वो मैसेज भी इंसुलिन लेकर आ रहा है, मगर वो किन सेलों के पास मैसेज लेकर आ रहा है, वो एडिपोज सेलों के पास मैसेज लेकर आ रहा है। वही इंसुलिन जो पैंक्रियास से रिलीज हुआ अगर वो हमारे लीवर सेलों के पास जब जाएगा तो लीवर सेलों को ये मैसेज देगा कि आप अब ग्लाइकोजन बनाएं। तो कहने का मतलब ये है कि हार्मोन जो है डिफरेंट सेलों के पास जाकर जहाँ जहाँ पर उसके रिसेप्टर वो डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। मगर समझने की बात यह है कि अगर हार्मोन का रिसेप्टर स्पेसिफिक होना जरूरी है, लीवर के सेलों के पास जाएगा तो वहाँ पर उसी टाइप का रिसेप्टर होगा, और अगर वही हार्मोन एडिपोज सेल के पास जाएगा तो वहाँ पर भी उसका रिसेप्टर होगा जरूर। तो जैसे पर्टिकुलर लॉ के लिए पर्टिकुलर की होती है, जैसे पर्टिकुलर लॉ के लिए पर्टिकुलर की होती है। अब ये हार्मोन है, इस हार्मोन को उठाकर हमें ये समझना है कि ये पर्टिकुलर किस तरह से एंजाइम को एक्टिवेट करवाएगा। तो शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास ग्लैंड, इस ग्लैंड से बनेगा एक हार्मोन। वो हार्मोन कोई भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने ट्राइंगल से वो हार्मोन को शो किया है। हार्मोन जो है वो डायरेक्टली डिफ्यूज होते हैं ब्लड में, तो यहाँ पर कोई डक्ट नहीं होगी, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड के भी कहते हैं, जो हार्मोन बनाते हैं। जैसे ही यहाँ से हार्मोन ब्लड में आएगा तो ब्लड के जरिए वो ट्रेवल करेगा, तो जहाँ जहाँ पर ये ब्लड ट्रेवल करेगा वहाँ वहाँ उसके साथ साथ हार्मोन भी ट्रेवल करेंगे। सपोज ये इसका टारगेट सेल है, इस टारगेट सेल के ऊपर ये रिसेप्टर लगे हुए हैं, तो हार्मोन जो है वो टारगेट सेल के पास कैसे आएंगे। सबसे पहले ये जो ब्लड की कैपिलरीज है ये यहाँ से हार्मोन बाहर आएंगे और डिफ्यूज होंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से निकलकर फिर वो कहाँ जाएंगे, तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से निकलकर जहाँ पर इनका पर्टिकुलर रिसेप्टर लगा हुआ है ये उनके साथ बाइंड होंगे। तो हार्मोन कहाँ से निकला, ग्लैंड से निकलकर ब्लड में आए, ब्लड से निकलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आए, फिर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से निकलकर कहाँ गए, पर्टिकुलर रिसेप्टर के पास गए। जब ये हार्मोन और रिसेप्टर जब आपस में मिल जाएंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं आप। जैसे ही ये हमारे पास रिसेप्टर के साथ ये हार्मोन बाइंड होंगे जिसको हम फर्स्ट केमिकल मैसेंजर कहते हैं, इसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास रिसेप्टर है जिसके पास हार्मोन अटैच हो गया है, ये क्या करेगा, इसके नीचे एक और प्रोटीन पड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं जी प्रोटीन। याद रखना ये जी प्रोटीन है, ये रिसेप्टर के साथ लिंक्ड है, तो जी प्रोटीन एक्टिवेटेड हो जाएगा। जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो फिर वो क्या करेगा, वो इसके साथ लगा हुआ एक और एंजाइम है ये उसको एक्टिवेट कर देगा जिसका नाम एडिनोलाइट साइक्लेस है। तो अभी तक हमने क्या देखा, नंबर 1 यहाँ से ग्लैंड से हार्मोन निकलकर ब्लड में आए, ब्लड से निकलने के बाद वो कहाँ गए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गए, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से निकलकर वो कहाँ गए, रिसेप्टर के पास गए, और रिसेप्टर और हार्मोन जब आपस में मिल जाएंगे तो उसको हम कहते हैं रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स या हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये क्या करेंगे, ये इस नीचे जो ये रेड कलर का प्रोटीन है जिसको हम जी प्रोटीन कहते हैं, ये इसको एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा तो इसके साथ एक और प्रोटीन लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं एडिनोलाइट साइक्लेज। याद रखना ये एडिनोलाइट साइक्लेज जो है वो एक एंजाइम है, पहले वो इनएक्टिवेट होगा, जैसे ही इनके पास हार्मोन बाइंड होगा तो जी प्रोटीन जो एक्टिवेटेड फॉर्म में है वो इसको एक्टिवेट करेगा। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, जी प्रोटीन ने एडिनोलाइट साइक्लेज को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब ये जो एक्टिवेटेड हमारे पास एडिनोलाइट साइक्लेज है ये एक एंजाइम है असल में, और एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो साइटोसोल की जानिब है, सेल मेम्ब्रेन की जानिब नहीं है, साइटोसोल की जानिब है। तो ये जो एंजाइम अगर एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करेगा, सेल के अंदर बहुत सारे एटीपी होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ये एंजाइम तोड़ेंगे, इससे 2 फास्फेट रिलीज कर देंगे, बाकी एक फास्फेट वाला एक मॉलिक्यूल बनेगा और उसका नाम है साइक्लिक AMP।
अब ये साइक्लिक एएमपी क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है साइक्लिक एएमपी का मतलब है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि ट्राइफॉस्फेट में से एक मोनोफॉस्फेट वाला कंपाउंड बना और दो हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक हमारे पास फॉस्फेट आयंस बने। ये हमारे पास जो साइक्लिक एएमपी है ये हमारे बॉडी के सेल के अंदर एज अ सेकेंड मैसेंजर काम करेगा, क्योंकि फर्स्ट मैसेंजर तो कौन सा है हमारे पास, वो है हार्मोन, तो ये सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करेगा। सेकेंड मैसेंजर समझ मेरी क्या है इसको अब समझते हैं। ये जो साइक्लिक एएमपी है यहाँ पर मैंने इसको एक कार्टून की शक्ल में यहाँ पर पेश किया है। तो ये एक मॉलिक्यूल है साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी के पास एक मैसेज है कि वो एक प्रोटीन को, इनएक्टिवेटेड प्रोटीन एंजाइम को जिसका नाम प्रोटीन काइनेज है, उसको वो एक्टिवेट करवाए। जैसे ही CAMP बन चुका, जैसे ही CAMP बनेगा तो ये क्या करेगा, हमारे पास जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम्स होते हैं उनको ये एक्टिवेट करेगा। अब याद रखना जितने भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन काइनेज एंजाइम्स होते हैं उनका क्या काम है। तो ये जो प्रोटीन काइनेज हमारे पास है इसको हम PKB कहते हैं, प्रोटीन काइनेज। इसका काम होता है फास्फोरिलेशन करवाना। फास्फोरिलेशन का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है तो उसके पास अगर हम फास्फेट ग्रुप को ऐड करें तो वो फास्फोरिलेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, उसके ऊपर हम फास्फेट ऐड कर रहे हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है, तो फास्फेट का ऐड होना इज कॉल्ड फास्फोरिलेशन। एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप इज कॉल्ड फास्फोरिलेशन। तो प्रोटीन काइनेज अगर इनएक्टिवेट है तो वो फास्फोरिलेशन नहीं करवाएंगे, किसी भी कंपाउंड को एक्टिवेट नहीं करवाएंगे। जैसे ही CAMP बनेगा तो वो प्रोटीन काइनेज जो इनएक्टिवेट फॉर्म में है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब वो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो गए तो वो अपना काम करेंगे। प्रोटीन काइनेज का क्या काम है, अभी हमने देखा कि इसका काम फास्फोरिलेशन करवाना होता है। तो डेफिनेटली फास्फोरिलेशन ये किसी और मॉलिक्यूल की करवाएंगे। फास्फोरिलेशन के ऊपर मैं इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि फास्फोरिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अगला मॉलिक्यूल जिसकी फास्फोरिलेशन हो रही है उससे या वो एक्टिवेट हो सकता है या वो इनएक्टिवेट हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एंजाइम है जो इनएक्टिवेट फॉर्म में है। अब ये एक्टिवेट तब होगा जब इसकी होगी फास्फोरिलेशन। जब इसके ऊपर फास्फेट ग्रुप आ जाएगा तभी ये इनएक्टिवेट से एक्टिवेट बन जाएगा। अब ये कैसे होगा, क्योंकि ये काम करवाना फास्फोरिलेशन का ये है प्रोटीन का काम। तो प्रोटीन कौन सा, जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज। तो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, साइटोप्लाज्म से ATP को उठाएगा, उसको वो ADP में तोड़ेगा और उसके साथ फास्फेट बनेगा। ये जो फास्फेट बनेगा वो इसी इनएक्टिव के साथ जब वो ऐड करेगा तो वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही वो एंजाइम एक्टिवेट होगा तो वो अपना पर्टिकुलर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म एटसेट्रा। उसके बाद सेल जो है वो रेस्पॉन्स देगा। अब ये जो सेल का रेस्पॉन्स हुआ, यानी कि जो सेल का एक्शन हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वो एक्टिवेटेड एंजाइम की वजह से हुआ। अब ये एंजाइम एक्टिवेट कहाँ से हुआ, वो इनएक्टिवेट एंजाइम से एक्टिवेट हुआ। मगर इनएक्टिवेट से एक्टिवेट कैसे हुआ, इसके लिए ATP का टूटना जरूरी था ताकि ADP बने और फास्फेट बने और फास्फेट इसके साथ ऐड हो। अब ATP से जो ADP बना, ये अगर हम पीछे जाए तो ये कहाँ से बना, ये प्रोटीन काइनेज से बना। प्रोटीन काइनेज अगर एक्टिवेट होगा तभी ये रिएक्शन होगा, क्योंकि प्रोटीन काइनेज ही ATP से ADP बना रहा है और उसका फास्फेट इसके ऊपर ऐड हो रहा है, तभी वो एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है। और अगर हम पीछे जाएं तो प्रोटीन काइनेज जो एक्टिवेटेड फॉर्म में है वो इनएक्टिवेट से एक्टिवेट कैसे हुआ, तो उसको एक्टिवेट करने वाला हमारे पास साइक्लिक AMP है। तो साइक्लिक AMP जो है वो खुद एक्टिवेट कैसे हुआ, तो उसको एक्टिवेट करने वाला हमारे पास एक और एंजाइम है जिसका नाम एडिनोलाइट साइक्लेज है। अब अगर हम ये देखें कि एडिनोलाइट साइक्लेज को एक्टिवेट करने वाली मशीनरी क्या है, तो उसके पास है G प्रोटीन। G प्रोटीन ने इसको स्टिमुलेट किया था। G प्रोटीन खुद कैसे स्टिमुलेट हुआ, उसके लिए रिसेप्टर के साथ हार्मोन का अटैच होना जरूरी था। तो अगर ये हार्मोन ना आता तो ये पूरा कैस्केड रिएक्शन ना होता, और अगर ये हार्मोन आया उसके बाद ये टारगेट हमारे पास जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हुआ। याद रखना फास्फोरिलेशन से एंजाइम एक्टिवेट भी होते हैं और इसी फास्फोरिलेशन की वजह से एंजाइम डीएक्टिवेट भी होते हैं। और याद रखना जितने भी एंजाइम है जिसके पास प्रोटीन काइनेज लिखा हुआ है वो फास्फोरिलेशन करवाते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे भी जरूर होंगे जो डीफॉस्फोरिलेशन करवाएंगे, जैसे कि फास्फेटेज वगैरह। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो हमने इस लेक्चर के अंदर क्या देखा,
इस लेक्चर के अंदर नंबर 1 हमारा पॉइंट ये है कि कोई ना कोई ग्लैंड जो है वो कोई हार्मोन बनाएगा। नंबर 2 पॉइंट वो हार्मोन कहाँ आएंगे, वो ब्लड में आएंगे। नंबर 3 पॉइंट वो हार्मोन कहाँ जाएंगे, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएंगे। नंबर 4 फिर क्या बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। नंबर 5 फिर हमने क्या देखा कि जी प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट होगा। नंबर 6 फिर हमने क्या देखा कि एडेनोलाइट साइक्लेट जो है वो एक्टिवेट होगा, जी प्रोटीन उसको एक्टिवेट करेंगे। नंबर 7 ये क्या करेगा कि एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाएगा। नंबर 8 साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज बनाएगा। नंबर 9 अगर हम देखें तो हमने क्या देखा, ये जो एक्टिव प्रोटीन काइनेज है, ये जो पहले इनएक्टिव था तो उसकी शक्ल रोने वाली थी, अब जो ये एक्टिवेट हो गया तो अब ये हंस रहा है, एनर्जाइज्ड हो गया है। अब ये प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा, एटीपी को वो तोड़ेगा। नंबर 9 तो जब ये टूट जाएगा तो फिर क्या होगा, उसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इसके साथ ऐड होगा तो वो उसको एक्टिवेट कर देंगे। तो नंबर 10 जो है वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, टारगेट जो एंजाइम है उसकी वजह से फिर क्या होगा, ये जब अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे सेल के अंदर तो सेल के अंदर कोई ना कोई एक्शन होगा जिसकी वजह से सेल कोई ना कोई रेस्पॉन्स देगा। तो दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइड हार्मोन एक्शन। याद रखना बहुत सारे काम फास्फोरिलेशन से होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी एंजाइम को सिर्फ एक्टिवेट करवाएं। हो सकता है अगर सेल के पास कोई ना कोई चैनल हो तो ये अगर एंजाइम जो है वो क्या करेंगे, इसके चैनल की भी फास्फोरिलेशन करवाएंगे। जब चैनल की फास्फोरिलेशन होगी तो ये चैनल ओपन या क्लोज हो सकते हैं। इस तरह से ये पर्टिकुलर प्रोटीन काइनेज जो है और फास्फोरिलेशन करवाते हैं और फास्फोरिलेशन से एंजाइम भी एक्टिवेट हो सकते हैं, कोई चैनल ओपन या क्लोज भी हो सकता है। तो अभी हम समझते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन एक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पर ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये आपको जो ट्यूब नज़र आ रही है इसका नाम ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स के अंदर ये आपको जो ब्लू कलर के जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहे हैं इसको हम स्टेरॉइड हार्मोन का नाम देते हैं। और ये जो आपको रेक्टेंगल शेप को स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, सपोज ये हमारे पास सेल है और सेल के अंदर ये आपको जो दूसरा सर्किल नज़र आ रहा है, इस सेल के अंदर यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस बनाया है। ये हमारे पास ये एक हार्मोन है जिसको हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये केमिकल मैसेंजर है तो इनके पास कोई ना कोई मैसेज होगा। हम अपनी आसानी के लिए ये समझते हैं कि इसके पास एक मैसेज है। मैसेज ये है कि सेल के अंदर कोई नया प्रोटीन बनाना है। अब जो नया प्रोटीन जब बनेगा तो डेफिनेटली उससे सेल की एक्टिविटी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। तो हमारा टारगेट होगा कि सेल के अंदर नया प्रोटीन बनना है। तो नया प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास जो मैसेज है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है हार्मोन से। अब हमें ये समझना है कि ये जो हमारे पास स्टेरॉइड्स हार्मोन है किस तरह से एक नया प्रोटीन बनाएंगे जिससे फिर एंजाइम या फिर चैनल वगैरह बन सकते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो अल्टर होगी, जिससे सेल अपना रेस्पॉन्स देगा। तो ये पूरा सिचुएशन और सिनेरियो को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये स्टेरॉइड हार्मोन्स है और ये जो स्टेरॉइड्स हार्मोन है वो किसी न किसी ग्लैंड से निकलेंगे। हमारे पास जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड्स हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन है। तो ये जो हार्मोन है किसी न किसी ग्लैंड से निकल कर वो ब्लड में डायरेक्टली डिफ्यूज हो गए। ये सपोज एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड से ये हार्मोन निकल कर डायरेक्टली डिफ्यूज ब्लड में होंगे। तो ब्लड जो है वो इस हार्मोन को पूरे जिस्म में ट्रांसपोर्ट करेगा। जहाँ पर इसके रिसेप्टर होंगे ये वहाँ जाकर ही अटैच हो जाएगा। जैसे कि इनकी नेचर जो है वो हमने डिस्कस किया है कि वो लिपिड इन नेचर है। तो जो भी नॉन पोलर चीज़ें होती हैं वो डायरेक्टली ब्लड से क्रॉस होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगी। फिर ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो हार्मोन है फिर वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ आएंगे, साइटोप्लाज्म में आएंगे। ये साइटोप्लाज्म में किस तरह से आए, ये साइटोप्लाज्म में इस तरह से आए क्योंकि ये लिपिड इन नेचर है और लिपिड जो है हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये नॉन पोलर चीज़ों में डिसॉल्व हो जाती हैं। इनके रिसेप्टर दो जगह पर हो सकते हैं, या इनके रिसेप्टर होंगे साइटोसोल में या फिर इनके रिसेप्टर होंगे न्यूक्लियस के अंदर। सपोज इसका रिसेप्टर हमने बनाया है साइटोसोल के अंदर, तो साइटोसोल के अंदर ये रिसेप्टर है, ये जो रेड कलर का मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये हमारे पास रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर की जो स्पेसिफिक साइट है वहाँ पर ये हार्मोन आकर अटैच हो जाएंगे। ये हार्मोन और ये हमारे पास रिसेप्टर
तो इसलिए मैंने यहाँ पर नाम दिया, ये रिसेप्टर है हमारे पास, ये उसके ऊपर प्रॉपर हार्मोन लगा हुआ है। जब दोनों ही आपस में अटैच हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे रिसेप्टर, हार्मोन और कॉम्प्लेक्स। तो ये रिसेप्टर और हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स अब यहाँ से ट्रेवल करके न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होंगे। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से वो क्रॉस होकर कहाँ आएंगे, वो न्यूक्लियस के अंदर। जब ये न्यूक्लियस के अंदर आएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन्स होती हैं। ये जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है वो स्पेसिफिक जीन को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। जब स्पेसिफिक जीन जब स्टिमुलेट होगी तो वहां से उसकी होगी ट्रांसक्रिप्शन, फिर बनेगा हमारे पास मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पर मैंने मैसेंजर आरएनए बनाए हैं। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ रही है। यहाँ तक हमने क्या देखा, एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड ने हार्मोन बनाकर डायरेक्टली ब्लड के अंदर डिफ्यूज किया। जब हार्मोन ब्लड के अंदर आए तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से निकलकर डायरेक्टली सेल के अंदर आ रहे हैं। तो सेल के अंदर रिसेप्टर पड़े हुए हैं, रिसेप्टर और हार्मोन जो है उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पर हार्मोन और रिसेप्टर का हमने कॉम्प्लेक्स बनाया है। तो ये रिसेप्टर और हार्मोन का जो कॉम्प्लेक्स है फिर वो काम करेगा, वो न्यूक्लियस के अंदर आएगा। न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद फिर वो स्पेसिफिक जीन के पास जाएगा और उसको एक्टिवेट करेगा। जब ये जीन एक्टिवेट होगी तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के पोर्ट से निकल कर कहाँ आएगा, फिर साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में आएगा तो डेफिनेटली इसके साथ राइबोसोम्स और ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमीनो एसिड लेकर आएंगे और इसकी फिर ट्रांसलेशन होगी। तो ट्रांसलेशन होने के बाद क्या बनेंगे, प्रोटीन। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो उसको भी हम नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी तो नया प्रोटीन बनेगा। याद रखें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं इनके डिफरेंट काम है। उनमें से एक काम मैंने अभी बताया कि सपोज ये इसके पास मैसेज था कि वो क्या बना है, प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने के लिए इन्होंने एक लंबा सफर तय किया। ये प्रोटीन फिर क्या करेंगे, ये प्रोटीन सेल के अंदर एंजाइम बना सकते हैं। तो एंजाइम बनाने के बाद वो अल्टर कर सकते हैं सेल की एक्टिविटी को, जिससे सेल अपना रेस्पॉन्स देगा। दूसरा प्रोटीन का काम ये भी हो सकता है कि वो आगे चलकर कोई ना कोई चैनल बनाए। सपोज यहाँ पर इन्होंने कोई ना कोई चैनल बनाया जिससे फिर किसी चीज की ट्रांसपोर्ट हो, आयंस वगैरह की। तो ये दोनों काम भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो मैकेनिज्म ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन एक्शन है वो प्रोटीन वाले हार्मोन से डिफरेंट है। प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो पोलर थे, ये नॉन पोलर है तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रहे हैं। अब इसको एक बार ओवरव्यू हम देखते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास कोई ना कोई ग्लैंड है। ग्लैंड से क्या बनेगा, ग्लैंड से बनेगा हमारे पास हार्मोन। तो ये हमारे पास दूसरे नंबर पर हार्मोन है। फिर हार्मोन कहाँ आएंगे, हार्मोन आएंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के पास। तो तीसरे नंबर पे ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हार्मोन पड़े हुए हैं। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से निकलकर फिर कहाँ जाएंगे, वो साइटोसोल में जाएंगे। साइटोसोल में जाने के बाद फिर वो किसके साथ बाइंड होंगे, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। फिर यहाँ से रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स कहाँ पर मूव करेगा, वो न्यूक्लियस पे मूव करेगा। फिर न्यूक्लियस के बाद वो क्या करेंगे कि वो किसी न किसी जीन को एक्सप्रेस करवाएंगे। जीन किस तरह से एक्सप्रेस होगी, सबसे पहले वहां से क्या बनेगा, उसकी होगी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होगी तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा mRNA। अब ये जो mRNA बना उसकी फिर क्या होगी, ट्रांसलेशन। अब जब उसकी ट्रांसलेशन होगी तो फिर क्या बनेंगे, हमारे पास प्रोटीन बनेंगे। प्रोटीन या फिर आगे चलकर क्या करेंगे, या फिर वो आगे चलकर एंजाइम बनाएंगे, या फिर वो आगे चलकर कोई ना कोई चैनल बनाएंगे, जिसकी वजह से सेल की जो एक्टिविटी है वो क्या होगी, वो अल्टर होगी। उससे सेल के अंदर कोई ना कोई रेस्पॉन्स आएगा। तो सेल के अंदर कोई ना कोई अगर रेस्पॉन्स आ रहा है स्टेरॉइड हार्मोन की वजह से, तो वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि हार्मोन डायरेक्टली ब्लड से डिफ्यूज होकर, सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर अपने रिसेप्टर के पास जाएंगे। जिस जिस सेल के अंदर उसका रिसेप्टर होगा वो वहाँ जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। आई होप कि आपको ये स्टेरॉइड्स हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आया होगा। If you have any query regarding this topic, you may ask in comments. Thank you.